नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेशन का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथियों, कुछ समय से थोड़ा सेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं ले पा रहे थे। एक्चुअली थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और ऊपर से दिवाली की भी छुट्टियां थी। खैर, सारी बाधाएं दूर करते हैं, सारे एक्सक्यूज़ नज़रअंदाज करते हैं और एक फिर से नई शुरुआत के साथ आज से पुनः आपकी ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछली बैकअप क्लासेस भी हम एक दिन में दो दो क्लास या मर्ज करके कैसे भी करके आपका बैकअप पूरा करवा देंगे। चलिए साथियों, आज यानी 28 अक्टूबर 2025 की शुरुआत एक नए अंदाज में मज़ेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी को विदित है कि हम डेली करते ही हैं, जिसमें आपको पहले हम टू द पॉइंट वाली बात करेंगे, कौन कौन सी खबरें हैं चर्चाओं में, फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं वह, और फिर वन लाइनर फैक्ट्स। इन चीज़ों को हम एक साथ करके जानेंगे। तो पूरी क्लास देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको A to Z चीज़ समझ में आए। पहली खबर है, भारतीय मूल के सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक जो पुरस्कार हैं उसको जीता है, उस अवार्ड को अपने नाम किया है। क्या है सुनील अमृत जी का संबंध भारत से और कहाँ पर अभी हैं, किस देश में है इस समय ये, कहाँ पर इनका जन्म हुआ, इन सारी बातों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और ये ब्रिटिश अकादमी के द्वारा जो पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है, यह कब से दिया जा रहा है, कहाँ ये संस्था है, इन सारी जानकारियों को हम जानेंगे। निरस्त्रीकरण सप्ताह 2025, अर्थात जो आपके पास शस्त्र होते हैं उन शस्त्रों को कम उपयोग करें, कम से कम, यानी कि आप शांति बनाए रखें सुरक्षा की दृष्टि से। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये सप्ताह मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कब से मनाया जा रहा है, कि हाँ उपलक्ष्य इसका क्या कारण है, इन सभी चीज़ों को और उद्देश्य क्या है उसको भी जानेंगे। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार फिर भारत के नाम ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा वह भी उपभोक्ताओं में दिया गया है SBI को। गर्वान्वित होइए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप भी इस इंडिया से हैं और हमारे इंडिया की यह बैंक विश्व में श्रेष्ठ की श्रेणी में आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत अच्छी बात है। तिमोर ईस्ट जो तिमोर है, ये आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा, ये तिमोर जो ना, ईस्ट तिमोर, यहाँ से प्रश्न आना तय है, क्योंकि इसने जो संघर्ष किया है ना, इतना किसी ने नहीं किया होगा। UPSC एस्पिरेंट इससे एक सीख लेंगे, क्या है, निरंतर मेहनत कीजिए, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने जहन में ये बिठाइए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इस बात को आप जहन में बिठाइए। ईस्ट तिमोर जो है, ये एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। फिर कुछ समय बाद लगभग 24 साल तक जो ईस्ट तिमोर है, इसके ऊपर इंडोनेशिया ने शासन किया। वर्ष 2002 का समय आता है और इंडोनेशिया से भी ईस्ट तिमोर अलग राज्य बन जाता है। ईस्ट तिमोर जैसे ही अलग राज्य बनता है, तब से लगाकर वर्ष 2025 तक यह आसियान का सदस्य बनने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। लेकिन अंततः सफलता इसको मिली, और वह सफलता कब मिली, वह 2025 में पूर्णतः सफलता मिली है। और यह बहुत अच्छी उपलब्धि उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसमें संघर्ष किया है।
लगभग 14 वर्ष का इनको संघर्ष करना पड़ा इसमें शामिल होने के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है ईस्ट, क्या महत्व है इसका, उन सारी बातों को जानेंगे हम ईस्ट तिमोर के बारे में आगे। भारत ने यू यानी कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फ्लिपकार्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च कर दिया है। यह बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने भी कुछ नया कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन जो दिवस है 2025 कब मनाया था, इसके बारे में जानेंगे। भारत ने बैडमिंटन एशिया U17 और U15 U17 अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते हैं भाई। तो इसके ऊपर जाना है कौन है जीतने वाले, किस किस तरीके से कैसा आया, वो सारी बातें विस्तृत करके एक एक जानकारी जानेंगे। अब पहली खबर, विस्तृत जानकारी पढ़ने से पहले, बताने से पहले मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और इस चैनल की लिंक या इस वीडियो की लिंक बात एक ही है, दोनों के माध्यम से चैनल की लिंक शेयर हो जाएगी। आप अपने साथी, अपना दोस्त, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म, चाहे टेलीग्राम, जो भी आप चलाते हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इसको साझा करिए ताकि वह भी आपके अपने इस परिवार नंदनी IAS के साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी वे भी बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए करते हैं पहले खबर की तरफ। और जो सुनील अमृत ने, जो भारतीय मूल के हैं, इन्होंने ब्रिटिश अकादमी के द्वारा जो पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है उसको जीता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 जो साल है उसको लेकर के पर्यावरण का जो इतिहास है 500 वर्षों का, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करके एक किताब लिखी है। उस किताब के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। इसमें पुरस्कार का जो महत्व है, यह सम्मान हर वर्ष ऐसी गैर काल्पनिक पुस्तक को दिया जाता है जो वैश्विक इतिहास, संस्कृति और समाज की गहरी समझ प्रस्तुत करती हैं। पुरस्कार राशि जो है लगभग 26 लाख रुपए है और वहाँ 25,000 यूरो जो है वह दिया जाएगा। ये यूरो का चिन्ह लगा हुआ है। सुनील अमृत जो है, इनका परिचय जाने, इनके बारे में थोड़ा। तो अभी वर्तमान में यह इतिहास के प्रोफेसर येल विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं। इनका जन्म केन्या में हुआ था भाई, भारत में, बट इनके माता और पिता या माता पिता में से कोई एक जो है वह कहाँ पर रहे, भारतीय हैं, इसलिए भारतीय मूल के कहला रहे हैं, या दोनों भी। लालन और पोषण सिंगापुर में हुआ, मतलब वहाँ पर रहे। शिक्षा केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और विशेषज्ञता पर्यावरणीय इतिहास, प्रवासन और जो माइग्रेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, और औपनिवेशिक काल के दौरान क्या क्या हुई घटनाएं, उनका इनकी विशेषज्ञता है। इन सेक्टर में ये कार्य करते हैं। पुस्तक की जो प्रमुख थीम है वह यही है, द ब्यूरिंग अर्थ, यानी कि हमें पृथ्वी के बारे में अच्छे से जानकारी लिखाना, जो छुपा हुआ उसके ऊपर पिछले 500 वर्षों में पर्यावरणीय और मानवीय इतिहास का गहराई के साथ विश्लेषण करना। यह दिखाते हैं कि उपनिवेशवाद, औद्योगिकीकरण और आधुनिक विकास ने पृथ्वी और समाज दोनों को कैसे प्रभावित किया है। यह पुस्तक जलवायु संकट की ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करती है। निर्णायकों की प्रशंसा अध्यक्ष जो रेबेका एर्ल के अनुसार वे कहते हैं कि एक भव्य और संवेदनशील विवरण प्रस्तुत किया गया इस पुस्तक में, जो इतिहास, मानव इतिहास को और पर्यावरणीय परिवर्तन के एक गहरे संबंध में, इतनी गहराई में कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, इतनी उन गहराई में जाकर के
स्पष्ट वर्णन करने का प्रयास किया है। पुस्तक को समय के सबसे आवश्यक पठन बताए गए हैं। इस समय इस पुस्तक को लगभग विश्व के सभी को इसको एक बार पढ़ना चाहिए। पुस्तक की विशेषताएं, विभिन्न महाद्वीपों और सदियों का समावेश, उपनिवेशिक विजय, औद्योगिक विस्तार, वनों की कटाई और द्वितीय विश्व युद्ध के पर्यावरणीय परिणामों पर केंद्रित है। ये दर्शाते हैं कि सदियों पुराने दोहन के पैटर्न आज के जलवायु संकट की नींव बनी है। कहीं ना कहीं हमने जो पहले से काम करना प्रारंभ किया उसी के कारण धीरे 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 आज जलवायु का जो संकट हमारे सामने आया है वो उभर करके आया है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज का उद्देश्य 2013 में इसकी स्थापना की गई है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी शोधार्थी हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। उद्देश्य शोध आधारित विचार उत्तेजक और सामान्य पाठकों के लिए सरल भाषा में लिखी पुस्तकों को प्रोत्साहित करता है। किसी भी राष्ट्रीयता के लेखक पात्र यदि पुस्तक यूके में अंग्रेजी में प्रकाशित हो तो उनके लिए भी इसको कहा गया है कि उसकी जानकारी की भी कही गई है। इसके बाद में है निरशस्त्रीकरण का बात करें तो हर वर्ष 24 से लगा करके 30 अक्टूबर तक, यानी कि अभी जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब आप इस क्लास को देख रहे हैं 28 अक्टूबर को, तब भी ये सप्ताह चल ही रहा है। निरशस्त्रीकरण सप्ताह जो है मनाया जाता है और मनाया जा रहा है इस बार भी, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्षगांठ से 24 अक्टूबर से होती है, उसी दिन से की गई है। वैश्विक स्तर पर शस्त्र नियंत्रण, आर्म कंट्रोल और निरशस्त्रीकरण के महत्व को उजागर करना तथा शांति, सुरक्षा और सतत विकास के लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना इसका मुख्य मोटिव है। इतिहास 1978 में यूएन जनरल असेंबली के विशेष सत्र रेगुलेशन जो दिया गया है उसके एस 10/2 में निरशस्त्रीकरण की सप्ताह की शुरुआत का प्रस्ताव पारित किया गया। 1995 में इस असेंबली के द्वारा ने सरकारों और एनजीओस को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया और ऐसे में यह कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। संयुक्त राष्ट्र की इसमें भूमिका, जो निरशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण 1945 से यूएन के मुख्य मिशन का एक हिस्सा है, ऐसे में महत्वपूर्ण बात बन जाती है। उद्देश्य भय और हथियारों की दौड़ की जगह संवाद, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देना। साथियों, यह बात सही है, आप दूसरे को डरा करके, धमका करके, भय पैदा करके, हथियारों के माध्यम से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसके बजाय एक विश्वास पात्र मित्र बन के आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। निरशस्त्रीकरण हथियार, परमाणु हथियार सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है। प्रमुख संधियों में अगर देखें तो एनपीटी, नॉन जो ट्रीटी वाली जो बात है हमारी प्रूफ, इसके बाद में एक और TPNW यानी कि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये महत्वपूर्ण है। ये जो सारी ट्रीटी है, संधियाँ जो की गई ना, ये इन्हें रोकने के लिए ही की गई हैं। यानी कि इस सप्ताह को कहीं न कहीं जो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो चलाए गए हैं, इसे सफलता दी जा सके इसलिए अलग अलग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अलग अलग संधियाँ की गई है। परंपरागत हथियार, छोटे हथियारों का अवैध व्यापार हिंसा व अस्थिरता को बढ़ावा देता है। यूएन इनके विनियमन यानी कि इसको नियंत्रित करने के लिए डायरेक्शन, नियम, दिशा निर्देश बनाता है और अवैध लेन देन पर क्या करता है, रोक लगाने का कार्य करता है। उभरती हथियार तकनीकें, नई नई जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई हम टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, ऐसे में स्वायत्त हथियार, साइबर युद्ध और AI आधारित सैन्य
प्रणालियां नई चुनौतियां पैदा करती हैं, इसके लिए भी यूएन कार्य कर रहा है। वो चाहेगा कि इसमें भी अच्छे से हम कार्य कर पाए। वैश्विक प्रयास, इनका नैतिक और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करने पर केंद्रित करने का प्रयास जारी है। सभी लोग प्रयास ही कर सकते हैं, अगर मानेंगे नहीं तो वो अलग बात है। प्रयास ही सब कुछ है। निरशस्त्रीकरण का महत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा, जो कि भारत में भी भारतीय संविधान के डीपीएसपी वाला भाग भी जो अनुच्छेद 51 है उसमें मेंशन किया हुआ है बात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। इसके बाद में नागरिकों और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, देशों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करना, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी गोल्स की प्राप्ति में सहायक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास UNODA, यूनोडा कह सकते हैं आप, लेकिन इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मेंट अफेयर्स, यानी कि जो निशस्त्रीकरण है उसके लिए ऑफिस बनाओ, उसकी बात हो रही है। ये क्या करता है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, अर्थात ऐसे देश, ऐसे लोग, ऐसा समाज का विकास करना जो शस्त्रों का उपयोग नहीं करने वाला है, उसको बढ़ावा देता है। और हथियारों के प्रसार के खतरे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करता है और उनको बताता है कि इनके प्रयोग से कितने खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा शुरू की गई न्यू एजेंडा फॉर डिसआर्ममेंट के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। इसके 3 मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला, मानवता को बचाना, यानी कि विनाशकारी हथियारों को समाप्त किया जाए। इनको रखा ही नहीं होगा, जब हथियार होगा ही नहीं विनाशकारी तो इसका उपयोग कोई करेगा ही नहीं। जीवन बचाएं, परंपरागत हथियारों का प्रभाव नियंत्रित करें, यानी इनका उपयोग अति आवश्यक होने पर करें, तब तक ना करें जब तक उनकी जरूरत नहीं है। भविष्य सुरक्षित करें, नई तकनीकों का जिम्मेदारी पूर्ण क्या करें, उपयोग करें, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रह सके। बात समझ में आई होगी। चलिए भाई आगे की तरफ देखते हैं। यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो एनपीटी, टीपीएनडब्ल्यू, यूएनओडीए, ये सारे एजेंडे जो प्रोग्राम चल रहे हैं ये इसलिए चल रहे हैं, ये वैश्विक संगठन है, वैश्विक संस्थाओं का पहल चल रही है जो विश्व को एकजुट करने का प्रयास है, मतभेद खत्म करने का प्रयास है। ऐसे में यूपीएससी यहाँ से प्रश्न उठाएगी जरूर। अगर विषय संबंधित क्षेत्र को अगर देखें तो कहाँ से आएगी? IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आएगा। इसके बाद में एक और आपका वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा है, पर्यावरणीय अध्ययन यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में आपका अगली खबर है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का जो अवार्ड है वह दिया गया है, नामित किया गया है, सम्मानित किया गया है। SBI को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार मिला, जो कि बहुत अच्छी गर्व की बात है। ग्लोबल फाइनेंस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क स्थित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्या है, पत्रिका है। यह हर वर्ष प्रदर्शित नवाचार और ग्राहक सेवा के आधार पर विश्व बैंकों को सम्मानित करती है। वर्ष 2025 का यह सम्मान IMF, विश्व बैंक जो है, IMF और विश्व बैंक बैंकों के दौरान वाशिंगटन DC में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। याद रखना, वहां पर जो बैठक हुई उसी वक्त इनको यह सम्मान दिया गया है। SBI को यह सम्मान क्यों मिला, क्या कारण है, क्या रीजन है? डिजिटल नवाचार में अग्रणी। भैया यह बात तो सही है, SBI बहुत ज़्यादा सक्रिय है इसमें। मोबाइल बैंकिंग, वॉइस बैंकिंग, क्षेत्रीय भाषाओं में और आसान ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया, विशाल ग्राहक आधार,
52 करोड़ से अधिक ग्राहक, प्रतिदिन लगभग 65,000 नए उपभोक्ता जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन डिजिटल कर रहा है, तो इससे ग्राहक आकर्षित हो रहा है। अब जब ग्राहक आकर्षित होगा तो अपने आप उसकी लेन देन ज़्यादा होगी, और लेन देन ज़्यादा होगी तो उसकी मार्केट में लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। ग्राहक केंद्रित सेवाएं, जैसे एआई आधारित समाधान दिया गया, ओ मनी चैनल बैंकिंग मॉडल से व्यक्तिगत अनुभव साझा किए गए। उसके बाद तकनीकी मजबूती, एसबीआई मोबाइल ऐप के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 1 करोड़ प्रतिदिन सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में यह कार्य बहुत अच्छी बात है। भारत के लिए महत्व क्या है भैया? यह उपलब्धि भारत के डिजिटल बैंकिंग नेतृत्व को वैश्विक मान्यता दे रही है। भैया एक तीसरा ही मॉडल विश्व में सामने उभर के आ रहा है, वह है भारत का डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यह दिखाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि पीएसबीएस भी तकनीकी नवाचार और ग्राहक सेवा में अग्रणी हो सकते हैं, जो कि पब्लिक हैं, सरकारी जिसको हम कहते हैं। भारत की वित्तीय समावेशन को जो और डिजिटल परिवर्तन को की जो यात्रा है उसको मजबूती मिलती है, उसको और आगे लेके चलते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की फिनटेक क्षमता और बैंकिंग क्षमता को भी रेखांकित कर रहा है, दर्शा रहा है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से भारतीय इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सुधार से, डिजिटल इंडिया से, वित्तीय समावेशन, इसके बाद में ग्लोबल फाइनेंस, आईएमएफ, विश्व बैंक, सारे तो टॉपिक जुड़े हुए हैं। कहाँ छोड़ेंगे आपसे? कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। ईस्ट तिमोर बना आसियान का 11वां सदस्य। यह बना है 26 अक्टूबर 2025 को। याद रखिएगा 26 अक्टूबर के दिन ईस्ट तिमोर आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। आसियान में इससे पहले 10 ही सदस्य थे, लेकिन अब 11 हो गए। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। स्थान है कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित यह जो आसियान के शिखर सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई। प्रतीकात्मक क्षण, ईस्ट तिमोर का राष्ट्रीय ध्वज आसियान के अन्य सदस्य देशों के साथ फहराया गया। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ऐतिहासिक कदम ईस्ट तिमोर की स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय एकीकरण के सपने की पूर्ति को दर्शाता है, जो कि कहीं न कहीं यह दक्षिण पूर्व एशियाई देश एक साथ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। एक जो बचा था वो भी इसमें आ गया है। ईस्ट तिमोर लगभग 300 वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेशों के साथ रहा है। 1975 में पुर्तगाली की वापसी के बाद इंडोनेशिया ने उस पर कब्जा किया। हालांकि मैंने आपको पुर्तगाली की वजह शायद अंग्रेज बोल दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके लिए सुधार कीजिएगा। जो ईस्ट तिमोर है इस पर पुर्तगालियों ने शासन किया है। अंग्रेज गए थे लेकिन लौट गए थे जल्दी। पुर्तगाली ने वहां पर अपना आधिपत्य रखा था। 24 वर्षों तक इंडोनेशियाई शासन में रहने के बाद 2002 में स्वतंत्रता प्राप्त की, आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के बाद से ही देश ने यानी कि ईस्ट तिमोर ने आसियान की सदस्यता के लिए प्रयास करता रहा है, यानी कि 2002 से। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आसियान की सदस्यता मिलना, 14 वर्षों की इस लंबी यात्रा के बाद अंततः 2025 में, जो कि 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर को यह इनको पूर्णतः सदस्यता मिलती है। जोसे रामोस होर्टा और जानाना गुसमाओ इस प्रक्रिया के प्रमुख प्रेरक के रूप में माने जाते हैं, प्रेरक के रूप में माने जा रहे हैं। प्रमुख नेता और योगदान, जो रामोस हैं। होर्टा ने 1956 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित वर्तमान राष्ट्रपति, जिन्होंने 1970 के दशक में आसियान सदस्यता का विचार रखा था। जानाना गुसमाओ स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, वर्तमान प्रधानमंत्री, जिन्होंने आसियान में शामिल होने के एक सपना साकार होने जैसा बताया। एक सपना साकार हो गया। आसियान सदस्यता का महत्व,
राजनीतिक दृष्टि से यह आसियान की समावेशिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छोटे राष्ट्रों के लिए राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी का उदाहरण है। आर्थिक दृष्टि से ईस्ट तिमोर की जनसंख्या मात्र 14 लाख और जीडीपी लगभग 2 अरब डॉलर है, जबकि आसियान का कुल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का रहा है। सदस्यता से व्यापार, निवेश, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नए अवसर मिलेंगे। रणनीतिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आसियान में नए लोकतांत्रिक मॉडल और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पुनर्निर्माण के अनुभव का योगदान, ये सारी चीजें दिखाती हैं हमें आगे बढ़ने के लिए कि किस तरीके से तिमोर आगे बढ़ा। ईस्ट तिमोर की भूमिका और संभावनाएं। संघर्ष के बाद राष्ट्र निर्माण के अपने अनुभव से अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी। सीमा विवादों और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। ग्रामीण शासन और लोकतांत्रिक भागीदारी के मॉडल से छोटे देशों में नीति सुधार के लिए उदाहरण बन सकता है। राष्ट्रपति जो रामोस होर्टो के अनुसार ईस्ट तिमोर आसियान पर बोझ नहीं बनेगा, बल्कि उसकी स्थिरता और शांति तंत्र में सार्थक योगदान देने वाला होगा। यह वक्तव्य अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, यूनेस्को है, खेल शासन है, इन सभी में जुड़ेगा। यहाँ एक चीज जो छूट गई मेरे को कंपैरिजन करने में, वो ये है कि आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखें तो इस जो ईस्ट तिमोर है उसमें 14 लाख जनसंख्या केवल, और उसका जीडीपी कितना है 2 अरब डॉलर। क्या है 2 अरब डॉलर। और आसियान के जितने देश हैं उसमें 3.8 ट्रिलियन डॉलर हैं। अब इसमें ये और प्लस हो जाएगी तो है ना महत्व आर्थिक दृष्टि से, इसलिए उनका ये वक्तव्य अपने आप में साबित हो रहा है। अगली जो खबर है वह है भारत ने U23 विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। तो सर्बिया में आयोजित अंडर 23 विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत की महिला पहलवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य उपलब्धि हंसिका लांबा, सारिका मलिक ने रजत पदक जीत करके प्राप्त की है। अन्य जो जीते पदक विजेता वो कौन कौन है? निशु, नेहा शर्मा, पुलकित, सृष्टि और प्रिया मलिक ने कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार भारत ने महिला वर्ग में कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। पुरुष वर्ग में परविंदर को कांस्य पदक मुकाबले में जापान के योशिनोसुके आओ यागी से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 65 किलोग्राम भार में सुजीत कलकल स्वर्ण पदक की उम्मीद पर अभी बने हुए हैं। महत्व, यह प्रदर्शन भारत की युवा प्रतिभाओं की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो दिखाने का प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शा रही है। अंडर 23 स्तर पर भारत की महिला कुश्ती में गहराई और तैयारी का संकेत दे रही हैं। अभी अंडर हैं, अभी बच्चे हैं, मुकाबला तो अभी बाकी है। ये तो शुरुआत है, एक तरीके से ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है भारत की। इधर यह उपलब्धि भारत के खेलो इंडिया मिशन और महिला खेल सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रगति का महत्वपूर्ण उदाहरण बना है। फ्लिपकार्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। वैश्विक फिनटेक कंपनी फाइन लैब्स लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी में फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? यह कार्ड भारत में सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस, मेट्रो, पार्किंग आदि में यात्रियों को सहज रूप से डिजिटल भुगतान का अनुभव प्रदान करेगा। तकनीकी विशेषज्ञता, यह कार्ड नेशनल कॉमन
कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के कार्ड सक्षम है। 50 रुपये मूल्य का बिना KYC रिलोडेबल स्मार्ट कार्ड होगा, मतलब फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। जो 2000 तक का ऑफलाइन जो बैलेंस सपोर्ट करता है, वहीं अगर कार्ड को UPI QR कोड और UPI के जो QR कोड है उसके माध्यम से भारत यात्रा ऐप, भारत कनेक्टेड, पूर्व में BBPS या मेट्रो काउंटर से रिचार्ज किया जा सकता है। NFC सक्षम एंड्रॉइड फोन से टैप करके बैलेंस अपडेट किया जा सकता है। मुख्य विशेषता क्या है? जब यात्री जो रहेंगे, मुख्य विशेषता में अगर देखें इसमें, तो जो यात्री हैं वे लंबी कतारों से राहत पाएंगे, तेजी से रिचार्ज करके सुविधाएं पा लेंगे और एकीकृत ट्रांजिट भुगतान प्रणाली है, यानी कि मेट्रो में भी है, बस में भी है, सभी जगह इसका आप अगर उपयोग कर पा रहे हैं एक साथ, तो यह बहुत अच्छी बात है। बस के लिए अलग नहीं, मेट्रो के लिए अलग नहीं, ट्रेन के लिए अलग नहीं, इस तरीके से। फ्लिपकार्ट मिनट्स सेवा से तेज होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही मोबाइल ऐप से मल्टी कार्ड लिंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको ट्रैकिंग करेगा और आसान प्रबंधन भी करेगा। भौगोलिक कवरेज प्रारंभिक चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद में लॉन्च करेगा। आगे और नए शहर भी जोड़ेगा। पहले इसमें शुरुआत है, फिर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ेंगे। पृष्ठभूमि, भारत का सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार जनवरी 2025 तक दैनिक मेट्रो सवारियां 10.2 मिलियन तक पहुंची हैं, जो दर्शाते हैं कि सार्वजनिक उपयोग बढ़ रहा है। यह पहल कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रही है। अगर UPSC के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में शहरी मोबिलिटी पेमेंट के डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, सरकारी NCMC नीति को निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रोत्साहन मिलना, डिजिटल फिनटेक इनोवेशन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी का उदाहरण एक इस तरीके से साथ में आना बहुत अच्छी बात है। और PPP मॉडल तो ऐसी वित्तीय समावेशन और टेक आधारित सुविधा की दिशा में भारत की प्रगति का प्रतीक बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो एनिमेशन दिवस 2025 की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, यानी कि जब आप क्लास देख रहे हैं उसी दिन की बात हो रही है। उद्देश्य, यह दिन एनिमेशन कला के पीछे कार्यरत कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को सम्मानित करता है। आप सभी को मैं एक बात बताऊं, एनिमेशन से ही अगर आपने, ये तो हालांकि मैं PDF से क्लास ले रहा हूं, अगर PPT से होता तो वो जो मैं घूमते हुए शब्द आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से घूमता हुआ रहा है अक्षर, ये जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब एनिमेशन है। इनकी कह रहे हैं जो छुपे हुए कार्य कर रहे हैं कैमरे के पीछे, उनको सामने लाना। अब ये PDF PPT बनाने वाले जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो आपको सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वो कैमरे के पीछे काम करते, तब जाके हम कैमरे के सामने फ्रंट में आपसे आकर के मिल पाते हैं। इन्हीं के प्रोत्साहित करने के लिए, इन कलाकारों के लिए यह दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। एनिमेशन के विभिन्न रूपों और उसकी सृजनात्मकता का उत्सव मनाता है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड जो फिल्म एसोसिएशन द्वारा इसकी स्थापना की गई। तिथि तय की गई कि 28 अक्टूबर इसलिए चुनी गई क्योंकि यह दिन 1892 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड ने थिएटर ऑप्टिक के माध्यम से पहली बार एनिमेटेड प्रदर्शन किया था। पहली बार ऐसा प्रदर्शन किया गया था, इसलिए इसी दिन को इनके लिए मनाए जाने का घोषणा की गई। एनिमेशन के प्रमुख प्रकार पारंपरिक 2D, जिसे हम कहते हैं हाथ से बनाए गए फ्रेमों पर आधारित, उदाहरण मिकी माउस। 3D जो है एनिमेशन कंप्यूटर आधारित यथार्थवादी तकनीक, जैसे टॉय स्टोरी या अदर जो भी हमारे कंप्यूटर से बनने वाली अलग अलग आज के समय में 3D वाली चल रही हैं वो। स्टॉप मोशन
एनिमेशन स्थिर वस्तुओं की क्रमिक तस्वीरों से गति का भ्रम पैदा करना, इस तरीके का जो आज एआई से बनाई जा सकती है इजीली। टाइपोग्राफी एनिमेशन, चलायमान टेक्स्ट का प्रयोग करना, जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना आपको कि हम पीपीटी में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोवर्ड में भी प्रयोग करते हैं बहुत सारे। अभी आप क्लास में नीचे देख रहे हैं कि नीचे चल रहा है सीरियल, ये भी इसमें आ रही है। महत्व, एनिमेशन दृश्य संचार, फिल्म, विज्ञापन, गेमिंग और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। डिजिटल इंडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के विकास से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भारत ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और आईआईटीज, एनआईडी जैसे संस्थान एनिमेशन व विजुअल मीडिया शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कैसे मनाया जाता है? एनिमेटेड फिल्म प्रदर्शन, कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनियां और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। लोग इंटरनेशनल एनिमेशन जो डे है वह मनाते के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा एनिमेटेड कार्य साझा करते हैं। देखिए, यूपीएससी की दृष्टि से ये एक आर्ट एंड कल्चर का जुड़ा हुआ है, डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है साथ में, और अगर डिजिटल से जुड़ा तो डिजिटल तकनीकें जितनी है उन सब से जुड़ेगा, पेपर 1 और साथ में पेपर 3 साइंस एंड टेक। अगली जो खबर है वह है भारत ने बैडमिंटन एशिया U17 और U15 चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। कौन कौन से हैं बात करेंगे इनकी। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अभी तक का अगर देखा जाए तो साइना मणिमुथु अंडर 15 में बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर बात कर ले दीक्षा सुधाकर अंडर 17 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतती है। वहीं अगर कुल पदक की बात करें हम तो 5 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीता है। ऐसे में कुल कितने पदक हो जा रहे भैया? 5 पदक हो जा रहे। ऐतिहासिक तुलना, पिछली बार भारत ने 2013 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, सिरिल वर्मा और चिराग शेट्टी, MR अर्जुन की जो जोड़ी है उसने। 2025 का प्रदर्शन भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। 2013 में हाईएस्ट 2 थे केवल, अब 5 हो गए। फाइनल मुकाबले साइना मणिमुथु ने जापान की चिराहु तोमिता को 21-14, 22-20 से हराया है। ये कितना समय लिया इन्होंने? 44 मिनट में जीत लिया मैच। दीक्षा सुधाकर ने भारत के लक्ष्य राजेश को 21-16, 21-9 से हराकर इतिहास रचा और अंडर 17 बालिका वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। देख रहे हैं ना, वहां युगल था ना, इसलिए 13 में युगल था, उधर यहाँ अकेले सिंगल है। अन्य पदक में अगर बात करें तो जगशेर सिंह खंगगुरा जो कांस्य जीते हैं, जंगजीत सिंह काजला और जननिका रमेश की श्रीमत मिश्रित युगल जोड़ी है, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। भारत की बैडमिंटन अकादमियों से उभरती युवा प्रतिभाओं की क्षमता को दर्शा रहा है, यह महत्व है। वहीं ये उपलब्धियां विश्व जूनियर स्तर पर बढ़ते भारतीय प्रभुत्व का संकेत हैं। भारत के खेलो इंडिया और युवा विकास नीतियों के प्रभाव को रेखांकित कर रही है। महिला खिलाड़ियों की सफलता भारत में महिला खेल सशक्तिकरण का विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, इस बार हर एक खेल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए यूपीएससी फिर से प्रश्न पूछेगा। जो अभी तक आज़ादी के लगभग 80 साल हो गए हैं और हमने अभी तक भागदौड़ जो है एक आध बार अगर छोड़ दें तो लगभग महिलाओं को श्रेष्ठ पद पर नहीं दिया है, जैसे प्रधानमंत्री पद। ऐसे में इस तरीके से कुछ भी जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछ सकना है, जरा ध्यान से ऐसे प्रश्नों को टैकल कीजिएगा। और वो है ना, पालने वाली बात है, भागदौड़ की बात है, इस तरीके के प्रश्न जो पूछे वह सारे यहां जुड़ेंगे। चलिए वन लाइनर ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सुनील अमृत
को वर्ष 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है। निरशस्त्रीकरण सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 से लगा करके 30 अक्टूबर। इसके बाद में जब आपका भारतीय स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का सम्मान किस संस्था के द्वारा? ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? ईस्ट तिमोर बना है जनाब। इस ईस्ट तिमोर को एक बार याद कर लीजिएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह सर्बिया में इसका आयोजन हुआ, इसको याद रखना। फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो पाइन फ्लैब लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ मिलकर किसको लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 अक्टूबर। अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? सायना मणिमुथु ने जीता है, ये याद रखना 15 में। अब वन लाइनर फैक्ट जानिए। सुनील अमृत की पुस्तक द बर्निंग अर्थ किस विषय पर आधारित है? तो पर्यावरणीय इतिहास। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की स्थापना कब की गई? 2013। निरशस्त्रीकरण सप्ताह की शुरुआत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी? 1978 में की गई थी। निरशस्त्रीकरण के लिए कार्य करने वाले यूएन एजेंसी कौन सी है? यूनोडा नोएडा मत रखिएगा, यूनोडा कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो है उसकी बात हो रही है। एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो यह वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए। जोसे रामोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति हैं और उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? ईस्ट तिमोर के तो राष्ट्रपति है और 1956 वर्ष 1996 में दिया गया था। भारत की किन दो महिला पहलवानों ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता? हंसिका लांबा और सारिका मलिक। प्रारंभिक चरण में फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड किन शहरों में शुरू किया गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। ऐसे चार्ल्स एमिल रेनॉल्ड ने किस उपकरण के माध्यम से पहला एनिमेटेड प्रदर्शन किया था? थिएटर ऑप्टिक। थिएटर याद रखना, थिएटर ऑप्टिक के माध्यम से। अंडर 17 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दीक्षा सुधाकर। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने आज की क्लास पूरी की। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने साथियों को लिंक शेयर करिए और पसंद किया, मजे आ ही रहे होंगे। ज़्यादा समय भी नहीं, कम समय में आपको सब कुछ देने का प्रयास हो रहा है। आपको किसी प्रकार कोई क्वेरी हो तो हमारे दिए गए नंबर 9891994309 पर आप संपर्क कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने साथियों के साथ लिंक अवश्य शेयर करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।